नमस्कार, द इंक में आपका स्वागत है। मैं मंजीत गौतम हूँ। आज हम लोग थिएटर पे बात करेंगे, नुक्कड़ नाटक पे बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है प्रवेश त्यागी। करनाल के पुंडरी में रहते हैं। हरियाणा में 2 पुंडरी हैं, एक कैथल के पास है और एक करनाल में। ये करनाल वाली पुंडरी से हैं और बचपन से ही इनको नाटक करने का शौक़ है। गाँव में रामलीलाओं में पार्टिसिपेट करते थे और रामलीलाओं का सफ़र नाटक तक इनका पहुँचा। इन्होंने हरियाणा और हरियाणा से बाहर बहुत सारी जगह जाकर नाटक किए हैं। नुक्कड़ नाटक से लेकर स्टेज के बड़े नाटक तक इन लोगों ने किए हैं। तो आज हम लोग सीधा प्रवेश जी से बात करते हैं। नमस्कार प्रवेश जी। नमस्कार प्रवेश जी, मैंने भूमिका में बता दिया आपके बारे में। आप बताएं, नाटक में आने का मन आपका कैसे हुआ? नाटक में आने का मन, असल में मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से पहले, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, सर्च, साक्षरता आंदोलन के माध्यम से इन संस्थाओं से मेरा टच बना था। तो उससे पहले नाटक की जब बात आती या कोई अभिनय की, एक्टिंग की, तो मेरा नज़रिया कुछ और था। क्योंकि नाटक या अभिनय नाम आते ही मेरे दिमाग में जो चलते थे गोविंदा और अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इस तरह की एक छवि चलती थी। फिल्मों में जो आप देखते थे वो आपको लगता था? जी, और बचपन से रुचि थी। क्योंकि गांव स्तर पे गांव का जो फोक थिएटर, रामलीला, इस तरह के जो आयोजन होते थे तो उनमें जुड़ा रहा और वहाँ से सपना देखते थे कि कभी मौका मिले। क्योंकि टीवी स्क्रीन जब देखते थे तो कई तरह के सपने संजोते थे हम लोग। लेकिन जैसे मेरा संपर्क संस्थाओं से हुआ तो वहाँ पे जो तरीका था नाटक को लेके बात करने का, क्योंकि नाटक के माध्यम से जन जागरूकता का काम उनमें किया जाता था। और वो नाटक की तैयारी जब होती थी, हमारे जो रिसोर्स होते थे, बुद्धिजीवी रिसोर्स होते थे, तो एक अनोखा तरीका देखने को मिला। केवल ऐसा नहीं होता था कि जैसा हमारे दिमाग में चलता था कि कोई भी डायलॉग हमें मिल जाए, हम याद करके उसको अच्छे से बोल के दिखा देंगे, जिसके आधार पे सामने वाले जज करें कि अच्छी एक्टिंग करते हैं या कमतर आंक लेते हैं। तो वहाँ पे जो तौर तरीका था कि इतनी गहराई से डिस्कस करते थे और साहित्य से होके निकलना पड़ता है। तो साहित्य का एक बड़ा योगदान है जो कि बहुत कुछ दिखाता और सिखाता है। तो इस प्रोसेस से निकलने के बाद तो एक नज़रिया बदला कि नाटक जो है, नाटक केवल इतना ही मनोरंजन नहीं है कि हम अपनी रुचि के अनुसार इसमें शौक़ पूरा कर लेते हैं। नाटक को एक हथियार के तौर पे हमने देखा। हथियार मतलब हम अपनी जिस बात को भाषणबाजी से नहीं कह सकते या किसी एक व्यक्ति को पकड़कर नहीं समझा सकते, हम जो विचार किसी इंसान को देना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो नाटक उसमें एक बड़े हथियार के तौर पे उभरता हुआ नज़र आया। क्योंकि जब नाटक के माध्यम से हम बात करते थे तो लोगों की जहन तक वो चीज़ें जाती थी। जी बिल्कुल। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा में नाटक इतना प्रचलित नहीं है। बहुत कम लोग नाटक करते हैं, गिने चुने हैं जो नाटक करते हैं। और अब तो नाटक बहुत कम हो गया है। लेकिन इस दौर में भी जब नाटक से कमाई नहीं हो रही, कुछ ऐसे जो कलाकार हैं वो लोग दिन रात इसमें लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों की टीम बनाते हैं और नाटक के ज़रिए समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए नाटक का सबसे सस्ता माध्यम होता है नुक्कड़ नाटक, जो गली के कोने में, चौराहे पे खड़ा होके वो नाटक किया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्रवेश जी से लेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं। प्रवेश जी, नुक्कड़ नाटक के बारे में एक बार ऑडियंस को बताएंगे? नुक्कड़ नाटक की जो सबसे खासियत है वह यह है कि एक तो इसको बहुत कम कलाकारों के बीच में किया जा सकता है और इसमें बहुत भारी ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं, रंगमंच के नाटक तो इस तरह से भी होते हैं कि उस पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और लेकिन वो हर जगह मुहैया नहीं हो पाती, उस तरीके का मंच नहीं मिल पाता और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कास्ट नहीं हो पाते आर्टिस्टों को लेकर के, उसमें साजो सज्जा को लेके, उसमें लाइट्स इफेक्ट को लेके, तो हर जगह पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। और लेकिन हमें मैसेज देना है तो
चौक चौराहे पे जहाँ पे 10 लोग भी इकट्ठा है, जहाँ पे 20 लोग भी इकट्ठा है, वहाँ पे भी हम किस तरह से मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो उसमें किसी ताम झाम में न पड़कर सिर्फ कलाकार के पास उसकी बॉडी और उसकी वॉइस, तो अपने शरीर और आवाज़ के दम पे ही अभिनय करके और जो भी मैसेज वह देना चाहते हैं समाज के प्रति, तो उसमें ही उसको संजो सकते हैं। मतलब अपने शरीर से आप लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, जैसे आपको मोबाइल दिखाना है या कुर्सी बनानी है, कुछ भी करना है, वो नुक्कड़ नाटक में। यस यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब जैसे अगर हम किसी मंच सज्जा पे कोई मंचासीन कोई उस तरीके का प्ले वगैरह तैयार करते हैं और मोबाइल की अगर उसमें रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि मतलब ये मोबाइल हम दिखाए। और अगर हम नुक्कड़ पे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये करके दर्शा सकते हैं मोबाइल है। चेयर है तो चेयर एक एक्टर झुक कर घुटनों के बल बैठ करके चेयर का आभास करा सकते हैं। और अगर हम उसको एक प्ले की तरह किसी स्टेज पे हमें करना है, तो फिर हमें अरेंज करना पड़ेगा, चेयर अरेंज करनी पड़ेगी। और अगर कोई उस तरीके का एक्ट है, नाटक है जिसमें और संसाधन चाहिए, बंदूक चाहिए, वो दिखाना पड़ेगा। और जबकि नुक्कड़ पे क्या, अगर हमारे पास एक डंडा है तो हम एक डंडे से उसको तलवार भी शो कर सकते हैं। मतलब एक तरह की माइम भी आप उसमें दिखाते हैं, दर्शक को ये लगे कि इसके पास डंडा है या कुछ है, जो भी है वो उसको ऐसा एहसास करा देते हैं। यस यस। तो एक डंडे से मतलब अगर हमने इस तरीके से कुछ एक्ट कर देते हैं तो बंदूक भी लगेगी। और अगर कुछ ऐसा एक्शन हम क्रिएट करेंगे तो तलवार भी लगेगी, है ना। और अगर उसी डंडे को हम इस तरीके से पकड़ ले तो बांसुरी भी लगेगी। ये नाटक में दिखता है सब, ये नाटक में आभास होता है। और अगर हाँ नुक्कड़ नाटक में अगर वो डंडा भी नहीं है तो भी हम इस चीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि दर्शक को अपने सामने महसूस होगा कि ये सारी चीज़ें हैं, जबकि वो नहीं है। तो नुक्कड़ नाटक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी साजो सज्जा के, बिना किसी संसाधन के कलाकार अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। प्रवेश दर्जनों नाटक कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक नाटक इनका देखा है और उसमें मेरा एक रोल भी था, अंधेर नगरी चौपट राजा। इन्होंने उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा में चौपट राजा का जो रोल किया था। अब हम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चल रहा है, हम लोग पूछेंगे कि जो स्कूलों में या कॉलेजेस में आप लोग एक्टिंग की वर्कशॉप लगाते हैं, इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में क्या कोई इजाफा होता है क्या, उनका दिमाग और ज़्यादा खुलता है? यस। हालांकि जो भ्रांतियां हैं आमतौर पे हम जो देखते सुनते हैं, तो इस तरह की हमें सुनने को मिलती है, कमिटमेंट या कुछ भी इस तरह की बातें कि इस तरह की चीज़ों में पढ़ेंगे तो पढ़ाई से मन हटेगा। लेकिन पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है हमारा, जिन्होंने विश्वास किया थिएटर पे, रंगमंच पे, और अपने बच्चों को उस वर्कशॉप में अलाउ किया, तो देखने में आया है कि वो बच्चे ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। उसका रीज़न यह है कि रंगमंच जो है वह केवल एक अभिनय करना नहीं सिखाता। रंगमंच के माध्यम से, उसके प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तो उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि बेहतर इंसान तैयार होते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है, जैसे कि उसकी जो एक्सरसाइज होती है, बॉडी पे एक्सरसाइज होती है, वॉइस पे होती है, कंसंट्रेशन पे होती है, स्पीच पे होती है। और वो एक्सरसाइज का जो तौर तरीका है तो वह ऐसा है, और बहुत सारी डिस्कस से एक एक चीज़ पे, एक एक बात पे इतनी गहराई से बातें होती हैं, साहित्य का पता चलता है कि साहित्य की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी तो इम्प्रूवमेंट होती है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो सबसे बड़ा इजाफा एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए क्या होता है कि वह रटंत पद्धति में नहीं पढ़ता, जो क्रैमिंग वो लोग करते हैं उससे बचते हैं। यस। अब क्या होगा कि वो अगर उसको जो भी स्टडी करनी है तो अब वो समझ के साथ वो स्टडी क्यों करते हैं, ना कि कोई रटंत पद्धति पे। और जब समझ के साथ चीज़ें करते हैं तो उसका एक रंग अलग ही होता है। लेकिन आप नाटक कर रहे हैं, एक तरफ मैंने शुरू में भी वीडियो में कहा था, हरियाणा में जो लोग नाटक कर रहे हैं उनकी अगर हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन देखें, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, या फिर नाटकों में टिकटें नहीं हैं, टिकट लेके लोग नाटक नहीं देखते, ना कोई OTT उनके लिए है, तो कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाते हो, कैसे अपना पूरा जीवन आप लोग नाटक को दे रहे हैं? देखिए,
इंसान की रुचि पे निर्भर करता है कि एक चीज़ होने के बावजूद भी वो उसको नहीं करते, और किसी इंसान के पास उससे जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ें नहीं हैं लेकिन फिर भी उसको करने से बाज नहीं आते। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा जो रुझान है कि हालांकि मेरे पास किसी भी तरह की उस तरह की सपोर्ट नहीं है, और सरकार की तरफ से तो आप खुद व्यक्त कर चुके हो कहीं ना कहीं कि किसी भी तरह की हेल्प उस तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर मिलती है तो वो कुछ एक कलाकार होते हैं जो उनके आसपास के होते हैं, और जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है तो वो वहीं पे घूमती रहती है। और जबकि हजारों कलाकार ऐसे हैं तो उनको सुविधाएं तो क्या मिलेंगी, अभी उनको प्रोसेस भी नहीं पता है कि ऐसी कोई सुविधाएं भी मिलती है, वो अप्लाई कैसे करें, और अप्लाई कर भी दे तो उनका सालों साल पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी क्यों लगे रहते हैं। तो मैंने अक्सर ये समझा है, जाना है, और मैं मानता हूँ कि जब लोग किसी गलत बात को करने से बाज नहीं आते और वो डरते भी नहीं हैं, शर्माते भी नहीं हैं, घबराते भी नहीं हैं, और वो इस तरह की चीज़ें होती है कि जो समाज विरोधी है, तो कोई भी अगर कोई नाटक के माध्यम से कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो समाज हित में है तो वो क्यों डरे, क्यों घबराए, क्यों पीछे हटे। तो ये एक सोच है और ये सोच बरकरार रहती है, कदम आगे बढ़ते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश हमसे बातें करने के लिए और नाटक पर प्रकाश डालने के लिए। नुक्कड़ नाटक के बारे में आपने बताया, और ये बहुत सारा एक भ्रांतियाँ चली हुई हैं कि अगर आपका बच्चा नाटक करता है तो वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि उसका जो मेंटली जो विकास है वो बहुत तेज़ होगा, जो क्रैमिंग से वो बचेगा। तो बहुत शुक्रिया आगे दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाई चैनल का, जिन्होंने तो इस तरह के विचारों को, इस तरह के भाव को प्रकट करने का मौका दिया। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम उन लोगों के बीच में ये सारी बातें जाए जिनके मन में अभी भी भ्रांतियाँ है कि नाटकबाजी से जुड़ के, रंगमंच से जुड़ के इनसे किसी बच्चे पे भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हम इस चीज़ को बार बार समझाना चाहेंगे कि एक बार इस तरह की विधा पे विश्वास बना के देखें और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद रिजल्ट देखें, तो हर लेवल पे बच्चे इंप्रूव करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर रटंत पद्धति से वो समझ की पद्धति पे आ जाते हैं तो जाहिर सी बात इजाफा होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ प्रवेश त्यागी थे, करनाल में पुंडरी गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, नाटकों का निर्देशन करते हैं, उनमें एक्टिंग करते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं और बच्चों के टैलेंट को बाहर लेकर आते हैं।